हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चल रहा था थर्ड। दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में हम लोग पढ़ चुके थे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग अब अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके थे और उसके बाद में लैंगिक जनन की चर्चा कर चुके थे। अब दोस्तों आइए लैंगिक जनन में देख लेते हैं कि मनुष्य जो है उस किस तरीके से जनन करता है और मनुष्य के कौन कौन से जनन तंत्र होते हैं दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लेते हैं, मानव में जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे, मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि मनुष्य में हम लोग जो है वो किस तरीके से प्रजनन करते हैं, कैसे दोस्तों अपने वंश को, अपनी पीढ़ी को एक स्थान से दोस्तों क्या है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बढ़ाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मनुष्य में प्रजनन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों इसकी जो सबसे पहली हेडिंग है, आइए देख लेते हैं, मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। दोस्तों जो मनुष्य होते हैं उसमें कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि यौनारंभ क्या होता है। दोस्तों हेडिंग डालेंगे यवना। पहली हेडिंग आ जाएगी फ्रेंड्स। तो पहली हेडिंग देख लेते हैं क्या है, यवनारंभ। यवनारंभ। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। यवनारंभ में क्या है दोस्तों, यह वह अवस्था है, यह वह अवस्था है, यह वह अवस्था है जिस पर जननांग, जिस पर जननांग जिस पर जननांग क्रियात्मक हो जाते हैं, क्रियात्मक हो जाते हैं। जिस पर जननांग दोस्तों क्या हो जाते हैं, क्रियात्मक हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, क्रिया करने लगते हैं, उनका विकास होने लगता है, क्रियात्मक हो जाते हैं। जनद युग्मक, जनद युग्मक तथा लिंग हार्मोन, तथा लिंग हार्मोन, जनद युग्मक तथा लिंग हार्मोन का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं, निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। लिंग हार्मोन का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। नर तथा मादा, नर तथा मादा यानी मेल तथा फीमेल लैंगिक रूप से, लैंगिक रूप से, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। दोस्तों परिपक्व मतलब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, उनमें मेच्योरिटी आ जाती है। तो दोस्तों परिपक्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे मेच्योरिटी बोलते हैं। मेच्योर हो जाते हैं, सारी चीज़ें समझने लगते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे दोस्तों कि क्या है कि यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। तो स्टार पॉइंट में क्या होता है, नर व मादा के, नर व मादा के चेहरे पर मुहासों का निकलना, मुहासों का निकलना। दोस्तों सबसे बड़ी पहचान क्या होती है यौनारंभ की, यानी ये जो अवस्था, जो ये जो स्टेज है जब प्रारंभ हो जाती है दोस्तों, तो नर व मादा यानी दोस्तों क्या है, बालक व बालिकाओं के चेहरे पर क्या है, मुहासे निकलने लगते हैं दोस्तों। तो जब ये क्रिया उत्पन्न हो जाती है मुहासों के निकलने की, तब समझ जाते हैं हम लोग कि वो जो व्यक्ति है वो कौन सी अवस्था में है, कौन से काल में है दोस्तों, वो है अपने यौनारंभ काल में। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, आवाज का फटना, आवाज का फटना
दोस्तों आवाज़ का फटना का मतलब क्या है कि पहले जब छोटे होते हैं, जब उनमें बाल्यावस्था होती है, तो दोस्तों बाल्यावस्था में क्या है, आवाज़ जो है उनकी पतली होती है, और जैसे ही बाल्यावस्था को क्रॉस कर वो किस में आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। दोस्तों यवनारंभ की एक और अवस्था होती है जिसे हम लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो किशोरावस्था में आ जाते हैं तो उनकी आवाज़ क्या होती है, भारी हो जाती है, आवाज़ उनकी जो है दोस्तों फट जाती है, यानी गरू आवाज़ हो जाती है, ज़्यादा तेज आवाज़ होती है, बाईस में दोस्तों इस तरीके से चीज़ें बढ़ जाती हैं। और दोस्तों जैसे पतली आवाज़ होती है, जब वो चीज़ें होती हैं दोस्तों छोटे पर क्या है, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, तो दोस्तों बालकों में क्या है, छोटे पर जो उनकी आवाज़ होती है वो बहुत पतली होती है, और जैसे ही उनमें यौनारंभ हो जाता है वो आवाज़ उनकी भारी हो जाती है, आवाज़ उनकी दब जाती है। दोस्तों वहीं बालिकाओं की बात कर लेते हैं, तो बालिकाओं की जो आवाज़ है वो दोस्तों क्या है, छोटे पर बहुत ज़्यादा भारी होती है, और जैसे जैसे उनमें ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है, किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है, तो उनकी आवाज़ पतली आवाज़ हो जाती है, उनकी आवाज़ में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो दोस्तों कौन सी अवस्था में होते हैं, वो होते हैं यौनारंभ में। तो इस तरह की जब अवस्था प्रारंभ होती है तो मनुष्य किस में पहुंच जाता है, बालक पहुंच जाता है किशोरा अवस्था की उम्र में। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हम लोगों ने समझ ली है कि नर व मादा के चेहरे पर क्या है, मुहासों का निकलना हो जाता है दोस्तों, वहीं आवाज़ का क्या हो जाता है, फटना या भारी होना। तो लिखेंगे दोस्तों आवाज़ का फटना या भारी होना। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से बालकों में यौनारंभ की क्रिया होती है और किस तरीके से बालिकाओं में होती है। तो दोस्तों हेडिंग लिखेंगे लड़कों में। लड़कों में यवनारंभ तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि लड़कों में किस तरीके से यौनारंभ होता है। दोस्तों लड़कों में यह लड़कों में 13 से 14 वर्ष की आयु में 13 से 14 वर्ष की आयु में यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों लड़कों में जहाँ किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो उनकी एज क्या होती है दोस्तों, तो लड़कों में यह 13 से 14 वर्ष की अवस्था में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही यौनारंभ प्रारंभ होता है तो उसमें क्या शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चेहरे पर मूछ या दाढ़ी का निकलना। चेहरे पर दोस्तों क्या है, मूछ या दाढ़ी का निकलना। दूसरा पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। त्वचा का तेलीय होना। त्वचा का तेलीय होना। जननांगों का विकास होना। जननांगों का विकास होना। जननांगों का विकास होना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है कि लड़कों में यौनारंभ किस तरीके से होता है, क्या उनकी स्टेज होती है, कौन कौन से उनमें परिवर्तन होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं लड़कियों में किस तरीके से यौनारंभ की क्रिया होती है। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे लड़कियों में यौनारंभ। लड़कियों में यौनारंभ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि लड़कियों में किस तरीके से यौनारंभ की क्रिया होती है। उनमें दोस्तों क्या होते हैं, क्या क्या उनमें चेंजमेंट होते हैं। दोस्तों लिखेंगे यह बालिकाओं में 12 से 13 वर्ष की। दोस्तों जहाँ बालकों में क्या था 13 से 14 वर्ष में, वहाँ बालिकाओं में क्या है 12 से 13 वर्ष की आयु में यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि जहाँ लड़कियों में क्या है, लड़कों से पहले यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों लड़कों की जहाँ एज स्टेज क्या है, एज लिमिट क्या है 13 से 14 वर्ष की, वहाँ दोस्तों लड़कियों में क्या है 12 से 13 वर्ष की, यानी 1 वर्ष पहले लड़कियों में यौनारंभ की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनमें क्या क्या चेंजमेंट होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, पहला स्टार पॉइंट इसका देख लेते हैं।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं लड़कियों में यौन आरंभ में क्या फ़र्क होते हैं दोस्तों, क्या चेंजमेंट होते हैं। दोस्तों यह बालिकाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु में अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब दोस्तों इस अवस्था की पहचान क्या है, तो दोस्तों इसकी पहचान है कांख और जननांगों पर घने बालों का उगना। दोस्तों पहचान क्या है इसकी, आंख और जननांगों पर घने बालों का उगना। दूसरा दोस्तों पॉइंट इसका क्या है, स्तनों के आकार में वृद्धि होना। स्तनों के आकार में वृद्धि होना। शारीरिक बनावट में परिवर्तन होना। शारीरिक बनावट में परिवर्तन होना। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम्पल क्या हैं, ये सभी ये चीज़ें दोस्तों यदि प्रारंभ हो जाती हैं तो दोस्तों कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यौन आरंभ की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी किशोरावस्था की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि मानव में किस तरीके से प्रजनन होता है और यौन आरंभ दोस्तों क्या होता है, लड़कों में यौन आरंभ की दोस्तों कंडीशन क्या होती है और लड़कियों में यौन आरंभ की कंडीशन क्या होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी रजोनी वृत्ति। दोस्तों क्या है, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। पहले दोस्तों देख लेते हैं रजोधर्म। क्या देख लेते हैं दोस्तों, रजोधर्म। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रजोधर्म क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं रजोधर्म क्या होता है। तो दोस्तों यह बालिकाओं में लगभग 12 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु से लगभग 55 से 58 वर्ष की आयु तक निरंतर चलता रहता है। दोस्तों रजोधर्म इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको पीरियड भी कहते हैं। और दोस्तों ये प्रत्येक दोस्तों क्या है, प्रत्येक महीने में ये एक बार प्रारंभ होता है दोस्तों। बाकी आप लोग कुछ समझते होंगे सब चीज़ों को। तो दोस्तों क्या है, ये लगभग 56 से 58 वर्ष की आयु तक निरंतर चलता रहता है। यह क्रिया वृद्धावस्था में बंद हो जाती है। यह क्रिया वृद्धावस्था में दोस्तों क्या होती है, बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं रजोधर्म। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा इसका टॉपिक क्या होता है दोस्तों, रजोनी वृत्ति। दोस्तों दूसरा टॉपिक क्या है, ये डाल लेते हैं हेडिंग रजोनी वृत्त। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रजोनी वृत्त किस तरीके से कार्य करता है। दोस्तों ये क्या होता है, तो दोस्तों ये इसी के पॉइंट का जो रजोधर्म है ये इसी पॉइंट का उल्टा होता है। यानी इसमें दोस्तों टाइम पीरियड क्या है, यानी 12 वर्ष की आयु से लेकर और 56 से 58 वर्ष की आयु तक ये दोस्तों क्रिया जो है, ये जो पीरियड्स होते हैं ये पर मंथ दोस्तों निरंतर रूप से चलते रहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जब ये पूर्णतः यह क्रिया वृद्धावस्था में जब बंद हो जाती है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, रजोनी वृत्ति कहलाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी हेडिंग किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, स्त्रियों में मासिक धर्म का पूर्णतः, स्त्रियों में मासिक धर्म का या दोस्तों इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड्स का पूर्ण रूप से बंद हो जाना या रुक जाना रजोनी वृत्त कहलाता है। रजोनी वृत्त कहलाता है। इस क्रिया से
पहले प्रति महीने लगभग 28 डेज उपरांत, यानी 28 दिन के उपरांत अंडाशय से एक अंड उत्सर्जित होता है। यह क्रिया जब बंद हो जाती है, जब बंद हो जाती है तो इस क्रिया को रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि रजोनिवृत्त क्या होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं। तो फ्रेंड अब आइए देख लेते हैं क्या है रजोनिवृत्त के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अंडोत्सर्ग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अंडोत्सर्ग किस तरीके से चलते हैं दोस्तों, इनका क्या कार्य होता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अंडाशय से ग्राफियन पुटिकाओं से अंडाणुओं का विमोचन अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मानव जनन तंत्र। तो दोस्तों क्या हेडिंग डालेंगे, मानव जनन तंत्र। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मानव जनन तंत्र में क्या होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव जनन तंत्र में दोस्तों जिन तंत्रों के द्वारा मानव अपने वंश का या कुल का या प्रजाति का विकास करता है, उन अंगों को जनन अंग कहते हैं। यह स्त्री व पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं। पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं। अब आइए दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं मनुष्य में नर जनन तंत्र। तो दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं नर जनन तंत्र। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यानी जनन तंत्र दोस्तों किस में है, मेल में है, यानी कि पुरुषों में जनन तंत्र है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पुरुषों में जनन तंत्र क्या होता है और किस तरीके से इनमें क्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों, मनुष्य में नर जनन अंग जननांग में वृषण क्या पाया जाता है दोस्तों, वृषण आते हैं। जो जोड़े में रहते हैं,
जो जोड़े में रहते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये दोस्तों बेटर देन मेल पर्सन, यानी मेल पर्सन इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, किस में रहते हैं दोस्तों? जोड़े में रहते हैं। और मांसल थैले और मांसल थैले नुमा और मांसल थैले नुमा वृषणकोश के अंदर स्थित होते हैं। वृषणकोश के अंदर स्थित होते हैं। वृषणकोश के अंदर स्थित होते हैं। दोनों वृषण से दोनों वृषण से एक सक्रिय नलिका निकलती है। एक सक्रिय नलिका निकलती है। एक सक्रिय नलिका निकलती है जो एक बड़ी नलिका मूत्रवाहिनी मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा में खुलती है। मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा में खुलती है। यूरेथ्रा में खुलती है। पुरुषों में यूरेथ्रा एक मांसल संरचना है। यूरेथ्रा दोस्तों कैसी है? एक मांसल संरचना होती है दोस्तों। इसे सिस्न या पेनिस बोलते हैं। सिस्न या पेनिस कहते हैं। सिस्न या पेनिस कहते हैं। पेनिस में बहुत अधिक रक्त की आपूर्ति होती है। रक्त की आपूर्ति होती है। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती हैं। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती हैं। इसकी मांसपेशियां दोस्तों कैसी होती हैं? एक विशेष प्रकार की होती हैं। शिश्न मूत्र और शुक्राणुओं, शिश्न दोस्तों क्या करता है? शिश्न मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर निकालने का कार्य करता है। बाहर निकालने का कार्य करता है। बाहर निकालने का दोस्तों क्या करता है? कार्य करता है। इसके द्वारा वो चीज़ें बाहर आती हैं। वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। वृषण में दोस्तों क्या होता है? एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसे शुक्राशय कहते हैं।
इसे शुक्राशय कहते हैं। इसे शुक्राशय कहते हैं। ये शुक्राणु के पोषण के लिए, ये शुक्राणु के पोषण के लिए एक, यह शुक्राणुओं के पोषण के लिए एक लसलसा तरल द्रव स्रावित करता है। लसलसा तरल द्रव स्रावित करता है। तरल द्रव क्या करता है दोस्तों, ये उसे स्रावित करता है, उत्सर्जित करता है, यानी कि निकालता है। शुक्राणु शिश्न द्वारा, शुक्राणु शिश्न के द्वारा, शुक्राणु शिश्न के द्वारा मादा जनन अंग में, मादा जननांग में, मादा जननांग में छोड़े जाते हैं। मादा जननांग में छोड़े जाते हैं। नर जनन तंत्र पुरुषों में, नर जनन तंत्र पुरुषों में, नर जनन तंत्र पुरुषों में लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या था, ये हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया कि नर जनन तंत्र किस तरीके के होते हैं। अब आइए दोस्तों इसके चित्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि इसका चित्र जो है किस तरीके से होता है दोस्तों। तो इसका डायग्राम आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों। ये देख लेते हैं कि किस तरीके का इसका डायग्राम बना है। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम है, आप लोग देख रहे होंगे। ये दोस्तों बना है, ये क्या है, यहाँ पर ये ब्लेडर दिया गया है दोस्तों। आइए देख लेते हैं ये क्या है दोस्तों, ये ब्लेडर दिया गया है। और दोस्तों ये क्या है, ये है शुक्राणु नलिका है दोस्तों। ये क्या है, ये जो दी गई है ये शुक्राणु नलिका है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये मूत्रमार्ग होता है। और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, जो मूत्रमार्ग होता है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, उसी को सेशन कहते हैं। और दोस्तों इसी सेशन के द्वारा क्या होता है, जो शुक्राणु है वो मादा जनन अंग के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं दोस्तों। ये जो होते हैं फिलोपियन ट्यूब की तरीके से दोस्तों, ये जो होते हैं इन्हें वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वृषण। और 2 वृषण होते हैं दोस्तों पुरुषों में, और ये किसके अंदर होते हैं, वृषण कोष के अंदर बंद होते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, गुदाद्वार होता है, जिसके द्वारा उत्सर्जित यानी वेस्ट जो होता है दोस्तों भोजन, वो यहाँ से नित्य क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्या है, नर जनन अंग है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी में मादा जनन अंग क्या होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम लोगों ने नर जनन तंत्र देख लिए हैं, अब आइए देख लेते हैं मादा जनन तंत्र। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे मादा जनन अंग या तंत्र। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। मादा जनन तंत्र में मादा जननांग में, मादा जननांग में अंडाशय होता है दोस्तों। क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको ओवरी बोलते हैं। अंडाशय को क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवरी कहते हैं। अंडवाहिनी होती है दोस्तों एक, क्या होती है, अंडवाहिनी होती है दोस्तों एक। दोस्तों क्या होता है, अंडवाहिनी होती है। एक क्या होती है, योनि होती है। योनि होती है दोस्तों जिसे वेजिना बोलते हैं। गर्भाशय होता है दोस्तों जिसे यूट्रस बोलते हैं। गर्भाशय होता है दोस्तों यूट्रस। और एक दोस्तों होता है वेलवा होता है जिसे योनि द्वार बोलते हैं। योनि द्वार होता है। तो दोस्तों ये इतने जो पार्ट होते हैं ये किन में होते हैं दोस्तों, मादा जनन अंग, यानी महिलाओं में इस तरह के जनन पार्ट होते हैं दोस्तों, अंग पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अंडाशय। अंडाशय एक जोड़े में पाए जाते हैं। एक जोड़े में पाए जाते हैं। अंडाशय क्या होते हैं दोस्तों, एक जोड़े में पाए जाते हैं। और उदर गुहा, और
उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय के निकट, प्रत्येक अंडाशय के निकट प्रत्येक अंडाशय के निकट एक सक्रिय नलिका के रूप में, एक सक्रिय नलिका के रूप में एक सक्रिय नलिका के रूप में अंडवाहिनी शुरू होकर अंडवाहिनी शुरू होकर अंडवाहिनी शुरू होकर पतली और कुंडलित पतली और कुंडलित पतली और कुंडलित फिलोपियन ट्यूब में बढ़ती है। फिलोपियन ट्यूब में बढ़ती है। फिलोपियन ट्यूब में बढ़ती है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां, दोनों ओर की अंडवाहिनियां दोनों ओर की अंडवाहिनियां एक चौड़े नाल में खुलती हैं। एक चौड़े नाल में खुलती हैं। एक चौड़े नाल में खुलती हैं। इसे गर्भाशय कहते हैं। इसे गर्भाशय कहते हैं। दोस्तों गर्भाशय क्या होता है? जहाँ पर शिशु का डेवलपमेंट होता है, शिशु का विकास होता है, उसे गर्भाशय बोलते हैं। दोस्तों गर्भाशय एक अन्य सक्रिय कक्ष में गर्भाशय एक अन्य सक्रिय कक्ष में खुलता है। कक्ष में खुलता है। एक सक्रिय कक्ष में खुलता है जिसे योनि कहते हैं। जिसे योनि कहते हैं। यह एक सक्रिय छिद्र यह एक सक्रिय छिद्र यह एक सक्रिय छिद्र योनि द्वार द्वारा योनि द्वार द्वारा यह एक सक्रिय छिद्र योनि द्वार द्वारा बाहर खुलती है। बाहर खुलती है। बाहर खुलती है। उत्सर्जन नलिका उत्सर्जन नलिका उत्सर्जन नलिका मूत्रवाहिनी मूत्रवाहिनी यानी उत्सर्जन नलिका को दोस्तों क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। तो मूत्रवाहिनी एक स्वतंत्र छिद्र द्वारा एक स्वतंत्र छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। मानव गर्भ की समय अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 महीने
9 महीने का समय होता है। दोस्तों जो मानव का भ्रूण है, जो मानव का भ्रूण का विकास है, उसे परिपक्व एक बेबी का रूप लेने में दोस्तों कितना समय लगता है? 280 दिन लग सकते हैं। और दोस्तों 280 दिन को जब सप्ताह में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 40 सप्ताह निकलेगा। और दोस्तों जब इसे महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितना समय आएगा? लगभग 9 महीने का समय आएगा। तो दोस्तों मानव का जो गर्भकाल होता है, जो गर्भावस्था का समय होता है, वो कितना होता है दोस्तों? 9 महीने का होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अंडाशय के क्या कार्य होते हैं। दोस्तों मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? दोस्तों लिखेंगे अंडाशय के कार्य, अंडाशय के कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक। दो अंडाशय, दो अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में, उदर गुहा के, उदर गुहा के निचले भाग में निचले भाग में स्थित होते हैं। भाग में निश्चित होते हैं। इनमें अंडाणु बनते हैं। इनमें अंडाणु बनते हैं। अंडाणु बनते हैं। और दोस्तों यही अंडाणु जो है वो पर मंथ दोस्तों लगभग 28 डेज में दोस्तों क्या होता है, उसे योनि वजाइना से बाहर निकलता है दोस्तों, जो एक ब्लीडिंग का रूप ले लेता है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं। तो दोस्तों क्या है, अंडाशय द्वारा उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है, इसे क्या बोलते हैं? इनमें अंडाणु बनते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है। और दोस्तों इस टॉपिक का ये लास्ट हेडिंग है दोस्तों, अंडवाहिनी के कार्य। अंडवाहिनी के कार्य। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि अंडवाहिनी के कौन कौन से कार्य होते हैं। यह पतली कुंडलित, यह पतली कुंडलित, यह पतली कुंडलित पेशीय नली है। पेशीय नली है। कुंडलित पेशीय नली है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। अंडाशय को जोड़ती है। जो गर्भाशय और अंडाशय को दोस्तों क्या करती है? जोड़ती है। यह अपनी कशाभिका क्रियाओं द्वारा, यह अपनी कशाभिका क्रियाओं द्वारा, कशाभिका, कशाभिका क्रियाओं द्वारा, कशाभिका क्रियाओं द्वारा, कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को, अंडाणुओं को, क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है। गर्भाशय तक पहुंचाती है। गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए, तथा निषेचन के लिए, निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। स्थान प्रदान करती है। निषेचन के बाद क्या करती है? उसे स्थान प्रदान करती है। और दोस्तों इसी स्थान में क्या होता है, ये दोस्तों जो अंडाणु होता है, ये अंडाणु दोस्तों क्या है, अंडवाहिनी में वेट करता है दोस्तों। किसका वेट करता है? स्पर्म्स का वेट करता है, यानी शुक्राणुओं का वेट करता है। तो दोस्तों जब ये शुक्राणुओं का वेट करता है और यदि कोई यहाँ से शुक्राणु जाकर इस अंडाणु से दोस्तों जो अंड से है, अंड से मिल जाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, एक्सेप्टेशन विधि हो जाती है, यानी गर्भ धारण की अवस्था आ जाती है दोस्तों। और यदि वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो जाती हैं, तो दोस्तों क्या है, गर्भधारण की स्थिति जो है वो 0% हो जाती है और उसकी संभावना एकदम से शून्य हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है कार्य है, ये मादा जनन तंत्र के दोस्तों हम लोगों ने भाग समझे और उनके कार्यों का अध्ययन किया। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले आइए देख लेते हैं कि मादा जनन तंत्र जो है वो इसका किस तरीके का दोस्तों स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से कार्य करता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करेगा फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इस तरीके का यहाँ पर एक ये चित्र बना है दोस्तों। ये क्या लिखा दोस्तों, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये गर्भाशय का पार्ट होता है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट है ये गर्भाशय का पार्ट होता है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, ये फिलोपियन नलिका है दोस्तों। ये कौन सा भाग है? ये फिलोपियन नलिका है दोस्तों।
यहाँ पर क्या दोस्तों, ये जो अंडाणु होते हैं क्या है, अंडाशय है, ये भी क्या है, ये भी अंडाशय है दोस्तों। ये क्या है, एंड्रोमेट्रियम है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम बनता है दोस्तों। ये क्या है, सर्विक्स होता है। ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये सर्विक्स होता है। और ये वाला दोस्तों जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, योनि होता है, वजाइना होता है दोस्तों। यहीं से चीज़ें जो है अंदर प्रवेश करती हैं दोस्तों, यहीं से जो शुक्राणु है प्रवेश करता है। और दोस्तों जब यहाँ पर आकर फेलोपियन जो ट्यूब है दोस्तों, नलिका है, यहाँ पर जब नलिका में उनका क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन में दोस्तों क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणुओं का जब संयोजन होता है, मिलन होता है, मेटअप करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शन की क्रिया होती है। जिस क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर गर्भधारण की स्थिति जो है वो दोस्तों कम से कम 90 से 95% सुटेबल होती है दोस्तों। और उसमें जो दोस्तों उसकी जो प्रायिकता होती है वो अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है हम लोगों ने देखा मादा जनन तंत्र और उसके कार्यों को। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।